आज के ज़माने में गोल्ड खरीदना सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको आज इन्वेस्ट या अगर ट्रेड भी करना है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। गोल्ड साल 2000 में 4,400 रुपए का हुआ करता था, वही आज के डेट में 1 लाख टच कर चुका है। पर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो सिर्फ दाम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से ऑप्शन के थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस मास्टर क्लास में हम इन्वेस्टमेंट के 5 पॉपुलर ऑप्शंस कवर करेंगे, साथ ही साथ 2 ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज में आपको बताऊंगा जिसके मदद से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हर ऑप्शन का प्रोस और कॉन स्टडी करेंगे, हर ऑप्शन का टैक्सेशन स्टडी करेंगे, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आप आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सके। और आपके लिए मैंने चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट पर स्किप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। दोस्तों शुरू करते हैं हमारे अडल्ट्स का सबसे फेवरेट ऑप्शन जो कि फिजिकल गोल्ड है। तो फिजिकल गोल्ड में हम किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको किसी शॉप पर जाना पड़ेगा या किसी ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, और वो भी ट्रस्टेड होना चाहिए। तो आपको ज़रूर एक बार इंश्योर करना पड़ता है कि जहाँ से भी आप ज्वेलरी ले रहे हो वो ट्रस्टेड है या नहीं, और जनरली अगर हॉलमार्क का आपको मिलता है फिर तो वेल एंड गुड। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जनरली हम अगर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो मोस्टली लोग उसे ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं, तो आपको मेकिंग चार्जेस जो वेरी करते हैं 5% से लेकर तो 10% के बीच में, वो आपको पे करने पड़ते हैं, और उसके एडिशन में आपको 3% का जीएसटी भी पे करना पड़ता है। तो ये जो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी है इसका थोड़ा एडिशनल कॉस्ट आपको जरूर बेयर करना पड़ता है अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, और उसमें भी ज्वेलरी में। तो अगर आप गोल्ड के बिस्किट्स लेते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस शायद इतने ना लगे, पर अगर आप ज्वेलरी लोगे तो आपको जरूर मेकिंग चार्जेस थोड़े ज्यादा तो देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम 500,000 की जाकर तो कोई चीज़ खरीदते नहीं है, ना मिलती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फिजिकल गोल्ड को खरीदने जाते भी हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 10 से 20,000 का तो भी कोई गहना खरीदना पड़ता है। तो इधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी के जो हमारे ऑप्शंस है। स्टोरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, अभी आप कोई ज्वेलरी लोगे तो उसको आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस आपने सुने भी होंगे। तो आप जब भी कोई ज्वेलरी लेते हो या फिजिकल फॉर्म में कोई गोल्ड लेते हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप उसे रखोगे कहाँ पर। आपको या तो घर के किसी लॉकर में उसे रखना पड़ेगा, तो आपको कोई एक डेडिकेटेड तिजोरी रखनी पड़ेगी या लॉकर खरीदना पड़ेगा जो उतना सेफ्टी आपको प्रोवाइड करे, या तो फिर आप किसी भी बैंक के लॉकर में जाकर रख सकते हो। तो दोनों ही जगह पर आपको ये जो स्टोरेज कॉस्ट है वो उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक है। और ऑब्वियसली अगर घर में सोना रहेगा और अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड होता है, यानी कि ज्वेलरी अगर आप पहनते हो, तो थोड़ी चिंता तो आपके मन में होती है। और इसका एक फायदा भी है दोस्तों, अगर कोई भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बन जाती है तो सबसे ज़्यादा इजीली आप एक्सचेंज कर पाओगे वो रहेगा गोल्ड, और वो भी फिजिकल फॉर्म में। बाकी के जो भी फॉर्म्स है वो आप डायरेक्टली तो एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, पर आपके पास अगर कुछ सोना होगा और आपको कोई चीज़ चाहिए रहेगी तो आप किसी को भी दोगे तो वो ना नहीं कहेगा। तो ये फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी में आपको फिजिकल गोल्ड ही बचाएगा। फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। तो फिजिकल गोल्ड अगर आप 2 साल से पहले बेचते हो और अगर आपको कुछ गेन होता है तो वो आपके इनकम में ऐड कर दिया जाता है, और एज पर योर स्लैब रेट वो टैक्स किया जाएगा। और अगर आप 2 साल से ज़्यादा उसे होल्ड करते हो तो एलटीसीजी आपको देना पड़ता है, जो कि फिलहाल के हिसाब से 12.5% है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। अब डिजिटल गोल्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों को नहीं पता है। डिजिटल गोल्ड मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ठीक उसी प्रकार से हम ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं, पर इतना ही नहीं है दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा हिडन चीज़ें भी है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि आप अगर कोई भी डिजिटली गोल्ड खरीदते हो तो वहाँ पर आपको कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते, यानी कि जो एक्स्ट्रा 5 to 15% का कॉस्ट आपको फिजिकल गोल्ड में देना पड़ रहा था वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पर जीएसटी आपको यहाँ पर भी देना पड़ता है, तो जीएसटी इधर भी एप्लीकेबल होता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट ये है कि आपको स्टोरेज की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होती, ये ऑटोमेटिकली अपने सेफ लॉकर्स में स्टोर होता है। तो आपको एडिशनल कोई भी वरी नहीं होगा कि आपने जो भी सोना लिया है उसको आप स्टोर कहाँ पर करोगे। तो ये एक इसका बेनिफिट है।
तीसरी चीज़ कि जो भी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं गोल्ड में, वो लोग मात्र 1 रुपये से इधर इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 रुपीज़ से शुरू होता है, यानी कि आप बहुत ही कम अमाउंट से आपकी डिजिटल गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। और कंपैरेटिवली फिजिकल गोल्ड के आपको यहाँ पर हाई लिक्विडिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको फिजिकल गोल्ड बेचना है तो आपको किसी ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कितना प्राइस ऑफर कर रहा है, फिर अगर आप एग्री करते हो तो फिर उस केस में आपकी वो डील क्लोज होगी। वैसे अगर आप डिजिटल गोल्ड बेचना चाहते हो तो 1 क्लिक पर आप बेच सकते हो, पर यहाँ पर एक कैच है। वो कैच क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डिजिटली कोई भी गोल्ड खरीदने जाते हो ना, तो आप ऑब्जर्व करना कि वहाँ पर बाइंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी और सेलिंग प्राइस हमेशा थोड़ी कम रहेगी। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको आज का ही एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मैंने आज सुबह ही एक डिजिटल गोल्ड का जो प्लेटफॉर्म है उस पर चेक कर रहा था मैं, तो सुबह मुझे बाइंग प्राइस बता रहा था 9890 के आसपास, और वही मतलब सेम मोमेंट पे अगर मुझे गोल्ड बेचना है, जो मेरे पास डिजिटल गोल्ड मैंने बाय करके रखा है, वो अगर मैं बेचना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे प्राइस मिल रहा था 9600 के आसपास। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 300 रुपये का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा बाइंग और सेलिंग प्राइस में, अगर आप किसी भी डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म पे गोल्ड बाय या सेल करते हो। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है दोस्तों, अगर आपको डिजिटली गोल्ड खरीदना है। स्क्रीन पर आपको उनके एप्लीकेशंस के फोटो दिख जाएंगे, आप चाहो तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। पर डिजिटल गोल्ड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि इसका फिलहाल तो कोई भी रेगुलेशन नहीं है, यानी डिजिटल गोल्ड को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गोल्ड सेफ नहीं है, पर कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर नहीं है। फ्यूचर का हमें नहीं पता, शायद फ्यूचर में कोई रेगुलेशन इसका आ भी सकता है, पर फिलहाल के हिसाब से तो कोई रेगुलेशन नहीं है। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करना। डिजिटल गोल्ड का भी टैक्सेशन दोस्तों सेम टू सेम फिजिकल गोल्ड के जैसे ही है, यानी कि 2 साल से पहले अगर आप निकालोगे तो इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और 2 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो 12.5 का आपको LTCG देना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों SGBs, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। फिलहाल के लिए तो SGBs बंद हो चुके हैं, पर आप इन्हें बाय जरूर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, पर पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो इनमें 8 साल का लॉक इन होता है दोस्तों। तो अगर आप कोई भी फ्रेशली इशूड गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें 8 साल का लॉक इन होता है, यानी कि 8 साल के पहले आप उसे बेच नहीं सकते हो। सेकंड है दोस्तों कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट पर एनम मिलता है। ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, जो भी गेन्स प्राइस में होंगे वो अलग, पर उसके अलावा आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था, और इसी के वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन था अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया और काफी लोगों ने SGBs खरीदे भी। एक और चीज दोस्तों कि 5 साल के पहले तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। SGBs कैसे टैक्स किए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो भी प्राइस वाइज आपका गेन होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जब SGBs खरीदे तब गोल्ड का प्राइस चल रहा था 5000 रुपीज पर 10 ग्राम। तो आज की डेट में जब मैं बॉन्ड बेचना चाहता हूं तो आज का प्राइस है 8000 रुपीज, तो मुझे 3000 का गेन हुआ है। तो ये जो 3000 का गेन है, तो इसके ऊपर भी मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्राइस वाइज गेन है। पर जो भी 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, वो आपके इनकम में जोड़ा जाता है और एज पर स्लैब रेट्स आपसे वो टैक्स किया जाता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारा ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में जिनको नहीं पता, मैं उनको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो ETF से एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल होता है दोस्तों जो स्टॉक्स के सिमिलरली काम करता है, यानी कि अगर आपको किसी भी कमोडिटी में या किसी भी सेक्टर या किसी भी इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो आप ETFs की मदद से कर सकते हो। ETF जैसे स्टॉक्स मार्केट आवर्स में ट्रेड होते हैं, वैसे ही आप ETFs को बाय और सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स में। और जैसे म्यूचुअल फंड्स की एक NAV होती है, वैसे ETFs की भी एक NAV होती है। NAV के प्राइस पर आप उन्हें बाय और सेल कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे गोल्ड के ETFs हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो उनकी लिस्ट। तो उनकी जो प्राइस है वो गोल्ड से रिलेटेड ही चलते रहती है, यानी कि जितना गोल्ड परफॉर्म करेगा वैसे ही क्लोजली ये ETFs भी परफॉर्म करते हैं। आपके एनालिसिस के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इनमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं है और आपको स्टोरेज का भी कोई चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो जैसे आप स्टॉक्स बाय और सेल करते हो, वैसे ही आप ETFs बाय और सेल कर सकते हो। पर एक यहाँ पर अलग चीज है, वो है इसका एक्सपेंस रेशो। तो जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो होता है, वैसे ही एक्सपेंस रेशो ETFs में भी होता है।
तो रिपीट तो लेस देन 1% का आपको एक्सपेंस रेशो देखने के लिए मिलता है। अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग एक्सपेंस रेशो होता है, और वो जनरली बहुत ही कम होता है, लगभग 0.5% या उससे भी नीचे। तो इतनी फीस जो भी परसेंटेज या एक्सपेंस रेशो होता है वो आपसे सालाना चार्ज किया जाता है। सालाना चार्ज किया जाता है यानी कि तो जो भी एक्सपेंस रेशो होता है उसको 365 से आप डिवाइड कर लीजिए, और जो भी अमाउंट आएगा वो आपके एनएवी से रोज डिडक्ट किया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फीस होती है जो आप ईटीएफ्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी देना होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम से मिनिमम आप 50 से लेकर तो 100 रुपीज़ के बीच में आपको बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ्स मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो ईटीएफ्स है वो फिलहाल 60 रुपीज़ के आसपास चल रहे हैं, उनकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 60 रुपीज़ के आसपास चल रही है। तो मात्र 50 से लेकर तो 100 रुपये के बीच में आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ईटीएफ्स की मदद से शुरू कर सकते हो, वो भी गोल्ड में। अब ईटीएफ एज अ इन्वेस्टमेंट चुनने का सबसे मेजर बेनिफिट क्या है? तो दोस्तों ईटीएफ्स को आप रियल टाइम में बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो विद इन अ 1 क्लिक। मतलब अगर आपके पास कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर या कोई भी एप्लीकेशन आप जो भी ब्रोकर का यूज़ करते हो उसमें सब में आपको ये गोल्ड के ईटीएफ्स मिल जाएंगे। तो विद इन 1 क्लिक जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि किसी दिन गोल्ड में 2 से 3% का क्रैश आ जाता है या 2 से 3% गोल्ड गिर जाता है, अब आप तभी तुरंत जाकर उस ईटीएफ्स को बाय कर सकते हो, और आने वाले टाइम में जब गोल्ड रिकवर कर जाएगा या 5 से 10% का आपको फायदा दिख रहा है, आप ईटीएफ्स को डायरेक्टली बेच सकते हो। तो ऐसे अगर आपको स्विंग मूवमेंट्स प्ले करने हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स लेने हैं गोल्ड में, तो आप फिर ईटीएफ्स का यूज़ कर सकते हो। नो डाउट शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भी अच्छे होते हैं। तो जनरली जो मेरे जैसे लोग हैं जो मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि आप इसे बहुत ही आसानी से बाय कर सकते हो और इन्हें बहुत ही आसानी से सेल भी कर सकते हो। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करें एक बार आपको उसकी लिक्विडिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए, वरना अगर आप किसी इलिक्विड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको एग्जिट करने के लिए दिक्कत आ सकती है। ईटीएफ्स के टैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर 1 साल के पहले आप आपकी ईटीएफ्स की इन्वेस्टमेंट बेचते हो, उस केस में वो आपके इनकम में ऐड हो जाती है और फिर आपको एज पर योर स्लैब इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से इसे ज्यादा होल्ड कर लेते हो फिर एलटीसीजी के हिसाब से 12.5% आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। अब पहले जब ईटीएफ्स इतने पॉपुलर नहीं थे और ईटीएफ में एसआईपीज अलाउड नहीं थी, तब गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से था। पर आज की डेट में जहां पर आप अभी ईटीएफ्स में भी एसआईपी कर सकते हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बस इसमें आपको एक अभी भी बेनिफिट है कि आपको इसमें डीमैट अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बहुत ही स्टॉक मार्केट से दूर हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कोई भी कंपल्जन नहीं है। आप डीमैट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो पर कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हो तो वो जाकर ईटीएफ ही खरीदते हैं। बस आपको ईटीएफ नहीं खरीदना होता, वो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपके पैसे से ईटीएफ्स बाय कर लेगा। पर गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो ईटीएफ्स के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, तो एक्स्ट्रा फीस भी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर फिर फंड मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद इधर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है, तो ईटीएफ में भी 50 to 100 रुपीज़ है, यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीमैट का आपको जरूरत नहीं होता है, और एक्सपेंस रेशो भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसका टैक्सेशन थोड़ा अलग है ईटीएफ्स के कंपैरिजन में। तो अगर 2 साल से पहले आप बेचते हो आपकी इन्वेस्टमेंट, तो उस पर आपको एसटीसीजी 20% के हिसाब से देना पड़ता है, और 2 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो आपको एलटीसीजी 12.5% के हिसाब से देना पड़ता है। अब समय आ गया है कि हम उन 2 ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें जो शायद ही आपको पता हो। उसमें से सबसे पहला दोस्तों होने वाला है गोल्ड की कंपनीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लो आपको पता है आने वाले 5 सालों में अगर ग्रीन एनर्जी का जो थीम है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप बेसिकली क्या करोगे? आप जाकर जो भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करोगे। तो इस सेम फिलॉसफी पे हमारा जो अगला ऑप्शन है वो डिपेंड करता है, और इस ऑप्शन के बारे में शायद ही आप लोगों ने सोचा होगा और शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है दोस्तों गोल्ड की कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि गोल्ड आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, तो अगर गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, लोग अगर ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो कहां से खरीदेंगे? वो ज्वेलर्स के पास से खरीदेंगे, और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? जो भी गोल्ड में काम करती है उन कंपनीज को।
तो आप चाहो तो एक ऐसा बास्केट बना सकते हो जिसमें जो कंपनीज गोल्ड में बिजनेस करती है या गोल्ड में कुछ ट्रेडिंग करती है, ऐसे कंपनीज का आप एक बास्केट बना सकते हो और उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और रिसेंटली अगर आप देखोगे भी तो गोल्ड की कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस इसमें एक ही कैच है दोस्तों, आपको रिसर्च करते आनी चाहिए। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, फंडामेंटली चीज़ें नहीं समझ सकते, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इस स्पेस में बिजनेस करती है, पर हर एक कंपनी ज़्यादा बड़ा पैसा आपको कमा कर नहीं दे सकती। तो आपको वो जजमेंट होनी चाहिए कि कैसे किस कंपनी को चूज़ करना है, कब किस स्टॉक में एंटर करना है और कब किस स्टॉक से एग्जिट करना है। अगर आप खुद को इतना कैपेबल समझते हो तो आप ज़रूर इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हो और आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा रिटर्न भी दे सकती है कंपेयर टू बाकी के जितने सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं उनके कंपैरिजन में। पर यहाँ पर आपको फिर उतना एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा पुट करना पड़ेगा। और जो हमारा आखिरी ऑप्शन है दोस्तों, वो है गोल्ड स्कीम्स। इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में रिसेंटली ही पता चला है, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। देखते हैं क्या ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है, जैसे कि टाइटन, मलाबार गोल्ड, पीएनजी, स्काई गोल्ड, सेंको गोल्ड, तो इनमें आपको एक स्कीम ऑफर की जाती है। अब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग स्कीम्स है, सबके अलग अलग रूल्स है। पर रिसेंटली मेरे मम्मी ने एक जगह पर एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया था, जहां पर उन्होंने ऐसा ऑफर किया था कि मान लेते हैं कि आज का प्राइस 70,000 है गोल्ड का 10 ग्राम के लिए। तो अगर मैं आज इस स्कीम में लमसम 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो आज का जो प्राइस है वो फिक्स हो जाएगा और 11th मंथ में जाकर मैं जो मेरा पैसा रहेगा, जो भी लमसम मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो 7% के इंटरेस्ट के साथ मुझे मिलेगी। और जो भी ज्वेलरी में खरीदना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा जो भी डेट पर मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि ये स्कीम बुक किया था उसी प्राइस पर, यानी कि 70,000 के प्राइस पर, भले ही फिर आज गोल्ड का रेट 1 लाख चल रहा हो या 1.5 लाख चल रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल जाती है। किसी किसी में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और जो भी SIP यानी कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर महीना, उसका 50% 60% अमाउंट आपको एज अ इंटरेस्ट दिया जाता है या एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। पर इतना ही कैच होता है कि आपको जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ज्वेलरी ही खरीदना पड़ेगा, या तो आपको उसका गोल्ड कॉइन खरीदना पड़ेगा। आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि उसके रिटर्न्स आप डायरेक्टली कैश में नहीं ले सकते। आपको या तो ज्वेलरी लेनी पड़ेगी या डायरेक्टली आपको गोल्ड कॉइन लेना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी सारी स्कीम्स को रिसर्च किया और अल्टीमेटली मुझे यही पता पड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, अगर आपको अल्टीमेटली ज्वेलरी ही खरीदनी है तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। आप ज़रूर इसके बारे में सोचना और फिर ही किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना। अब फाइनली दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो हमारे पहले वाले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं दोस्तों कि फिजिकल गोल्ड। तो फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोस्तों उसको एज अ इन्वेस्टमेंट आप नहीं देख सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो वो अक्सर ज्वेलरी के फॉर्म में होता है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली गोल्ड बिस्किट्स ले रहे हो तो एक बार को उसे हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, पर ज्वेलरी अगर आप ले रहे हो तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ पर्सनली। अगर आपको फिर भी लेना है तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। दूसरा है दोस्तों हमारा डिजिटल गोल्ड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल तो उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है और इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप डिजिटल गोल्ड को अवॉइड कर सकते हो। ETFs मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज़ का अगर आप पास्ट का डेटा देखोगे तो कमोडिटीज़ ऐसी होती है 5 साल चलती है, फिर शायद एक डिकेड के लिए भी सो जाती है। और गोल्ड का जो लास्ट ऑल टाइम हाई है उसको ब्रीच करने को उसको कितने साल लग गए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड जिसे हम हमारा इन्फ्लेशन हेज कहते हैं, ये हर साल उतना ही आउट परफॉर्म करेगा जितना इसने 24 और 25 में किया है। तो आपको जरूर डाइवर्सिफाई तो करना चाहिए आपका पोर्टफोलियो गोल्ड को इंक्लूड कर कर, पर आप ज्यादा एलोकेशन इसमें नहीं रख सकते। आपके रिस्क के हिसाब से आप एलोकेशन जरूर डिसाइड कर सकते हो, पर इतना सब्सटेंशियल एलोकेशन आप नहीं दे सकते कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो गोल्ड में ही बने। क्योंकि एट द एंड अगर ये साइडवेज चला जाता है तो ये बड़े टाइम के लिए साइडवेज जाता है और फिर उतने टाइम के लिए आप कोई भी रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको मार्केट साइकिल्स प्ले करनी है, अगर आपको चीज़ें समझती है, आपको पता चलता है कि चार्ट्स कैसे रीड करने हैं, सेंटिमेंट्स कैसे जज करने हैं, तो ETFs आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप इन्हें फटाक से बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। नो डाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप चाहो तो SGBs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, नए SGBs फिलहाल तो गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, पर जो पुराने SGBs है
वो आप ज़रूर खरीद सकते हो। आपका जो भी ब्रोकर होगा, ज़ीरोधा, एंजल वन या जो भी ब्रोकर है, इस पर आप जाकर सर्च कर सकते हो एसजीबी। आपको कई सारे एसजीबीस देखने के लिए मिलेंगे। उन पर आपको जो उनका मैच्योरिटी ईयर है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आपका जनरली बड़ा अगर समय है 5 साल 8 साल इतना अगर आप होल्ड करना चाहते हो, यानी कि 4 साल से ज़्यादा अगर है, तो उस केस में आप फिर एसजीबीस के साथ जा सकते हो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एसजीबीस आपको डिस्काउंट रेट पर भी मिलेंगे। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है और आपको जो गेन्स है उस पर टैक्स भी नहीं देना। तो ये एसजीबीज उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग्स प्ले करना चाहते हैं, मार्केट साइकिल्स प्ले करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनके लिए ईटीएफ ज्यादा अच्छा रहेगा। और म्यूचुअल फंड मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि पहले म्यूचुअल फंड में सेंस बनता भी था कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दो और फंड मैनेजर को वो पैसा दो, क्योंकि आपको डीमैट वगैरह का झंझट नहीं चाहिए। पर आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोगों के पास डीमैट होता है, और अगर आप ईटीएफ्स में एसआईपीस कर सकते हो तो फिर आपको म्यूचुअल फंड में क्यों करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर भी तो आपका ईटीएफ में ही पैसा लगा रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही जाकर ईटीएफ्स में एसआईपी कर लीजिए। थोड़ा आपको 5, 10, 15 मिनट शायद खर्च करना पड़े, एक वीडियो देखना पड़े कि ईटीएफ्स में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, पर अगर आपका वो सॉर्ट हो गया तो आप जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है उनके लिए कौन से ऑप्शंस है। पर अगर आप एक ट्रेडर हो और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करना चाहते हो गोल्ड में, तो किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है मेजरली। सबसे पहला है कि आप गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड के फ्यूचर्स सेम टू सेम काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके इंडेक्स के और स्टॉक्स के फ्यूचर्स काम करते हैं। यानी कि अगर आपको गोल्ड के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप किसी भी डीमैट अकाउंट के थ्रू एक्सचेंज पर जाके गोल्ड के फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, और मिनिमम टू मिनिमम आपको उसमें 80,000 से लेकर तो 1 लाख का कैपिटल जरूर लगेगा। पर अगर आपके पास स्किल है, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो और अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो गोल्ड में ट्रेड करके भी। और उसी का सेकंड ऑप्शन है दोस्तों कि आप गोल्ड के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे स्टॉक और इंडेक्स के हम ऑप्शंस खरीदते हैं, वैसे ही गोल्ड के भी आप ऑप्शंस खरीद सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर से ही ट्राई करें, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, मार्जिन भी आपको अच्छी खासी लगती है। पर अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो और गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो पहला पूरा नॉलेज लीजिए, और अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो ही आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो ही आप इन ऑप्शंस के साथ आगे जा सकते हो, वरना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, ऐसी मेरी आपके लिए सलाह रहेगी। तो यही सारे ऑप्शंस थे दोस्तों जिसकी मदद से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।